जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। चलिए आइए एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे जब सब आप सो के उठोगे उस समय आपको करंट अफेयर्स और पेडागोजी की क्लास मिलेगी। वीक में 4 डेज पेडागोजी और 3 डेज जो है करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। इसके अलावा शाम में 6 बजे हिंदी की क्लास चलती है और ये हमारी हिंदी की ही क्लास है। शाम 7 बजे जो है जीके जीएस की क्लास चलती है। तो इस क्लास के बाद आप 7 बजे जीके जीएस की क्लास को देखना ना भूलें। लिंक जो है इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप इस पे जा सकते हैं 7 बजे वाली क्लास में। ओके, चलिए आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। बेसिकली जो हिंदी भाषा है वो जो हमारी संविधान में उसमें क्या कुछ दिया हुआ है उससे रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए सवाल है, इनमें से कौन भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इस तरह के सवाल पर आपको गौर करना है, जहां पर नहीं दिया हुआ है इस पर हाईलाइट करना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी, नेपाली है ना, और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारा क्या है, गुजराती, ये तीनों शामिल है, लेकिन राजस्थानी जो है ये शामिल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थानी। तो याद रखिएगा, दिस इज दी आंसर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए एक कुछ और चीजें इससे रिलेटेड आपको बता देता हूं। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची की बात करें अगर संविधान की, तो इसमें टोटल जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंदर में। एक चीज और याद रखिएगा, शुरुआत में कितनी थी? तो शुरुआत में इसी में जो है शुरुआत में टोटल कितनी थी? टोटल भाषाएं जो है वो 14 थी, 14 लैंग्वेजेस थी, भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर भाषाओं को जोड़ा गया तो अब कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। इसमें अलग अलग संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो संशोधन भी अगर आप नाम याद करना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 21st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट है ना, 21वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसके साथ कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा कि इस संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था। वहीं पर आ जाते हैं हम लोग 71वां संविधान संशोधन, है ना, 71st अमेंडमेंट एक्ट, है ना, अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है कब आई थी? 1992 में आई थी, 1992 ईस्वी में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो थी हमारी कोंकणी, ठीक है, दूसरी थी हमारी मणिपुरी, एम लिख देता हूं, और तीसरी भाषा थी यहाँ पर नेपाली। याद रहेगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके अलावा एक और संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, इसको कहते हैं हम लोग 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या किया गया था। ये जो संविधान संशोधन आया था ये 2003 में आया था, और इस संविधान संशोधन के अंदर में हमारा बोडो, है ना, बोडो, इसके अलावा डोगरी और साथ ही साथ मैथिली भाषा को इसमें जोड़ा गया था, मैथिली को जोड़ा गया था। और मैथिली के बाद एक और भाषा थी, उसका नाम था संथाली भाषा जो है इसमें जोड़ा गया था। तो ये कुल मिलाकर के ये जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड ये चीजें हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में शामिल जो है हिंदी, नेपाली, गुजराती तीनों है, और राजस्थानी जो है शामिल नहीं है। 3 बार संशोधन हुए हैं। 21वीं संशोधन हुई थी जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें केएमएन को जोड़ा गया था, और 92वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, इन सब चीजों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को कौन से आर्टिकल के तहत शासकीय भाषा घोषित किया गया है, ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 343 इजी है। 343 के तहत जो है हिंदी को जो है शासकीय भाषा के तौर पर घोषित किया गया है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, आर्टिकल 343(1) के तहत, है ना, इसके तहत हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? राजभाषा घोषित किया गया है। और जो लिपि हमारी रह जाएगी वो कौन सी लिपि रहेगी? देवनागरी रहेगी, है ना। इसको भी याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि और हिंदी को राजभाषा आर्टिकल 343(1) के तहत घोषित किया गया है ना, याद रखेंगे इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में कौन से विषय का वर्णन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आर्टिकल 351 है इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का
जो है प्रसार बढ़ाए रखे और विकास करते रहे। ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, है ना, सुप्रीम कोर्ट को प्लस हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो भाषा संबंधी निर्देश मिले हुए हैं, ये किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 348 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर 348 आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ और चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 346 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? आर्टिकल 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पात्रता होगी वो कौन सी होगी? पात्रता की भाषा जो होगी, जो पत्र लिखा जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो आर्टिकल 346 में दिया हुआ है कि इसमें हिंदी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अनुच्छेद 120 में संसद में भी प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं होंगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। हिंदी संसद प्रयोग, यहाँ पर लिख देता हूँ संसद प्रयोग, ताकि इस नोट्स को आप बाद में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर ध्यान में रहेगा कि ये किस बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के निर्देशित है। 210 में क्या निर्देशित है? आर्टिकल 210 में क्या निर्देशित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है एक बार प्लीज लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लाइक कर देते हो तो वीडियो की रैंकिंग अच्छी हो जाती है, जिससे और ज़्यादा जो सब्सक्राइब लोग हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट शाम वाली क्लास और इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास होंगी उसकी जो है नोटिफिकेशन आप तक जाए। और बगल में घंटी का ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब के बगल में, वहाँ पर ऑल चुन लें, तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। तो याद रहे जो आर्टिकल 210 है इसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में दिया हुआ है कि विधानमंडल में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा होंगी वो हिंदी होगी। ये 210 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारत की जो राजभाषा होगी वो कौन सी भाषा है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इन चारों को पढ़िए और आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा 53 में। चलिए देखिए संविधान का अगर आप भाग 17 देखोगे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भाग 17, भाग 17 अगर देखोगे, कहाँ का भाग 17? संविधान का, ठीक है, याद रहेगा। संविधान का भाग 17 अगर आप इसमें देखोगे तो इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है 343(1) कह लो या 343 क कह लो इसको हिंदी में, है ना। इसके तहत संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी। हिंदी क्या होगी? राजभाषा होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आर्टिकल 343(1) के तहत या 343 क के तहत, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर आंसर्स बताइए क्या हो जाएगा? आंसर इस तरह से हो जाएगा हमारा सी, हिंदी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिए आप। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अभी भी जानना चाह रहे हैं। तो पहले 256 लोगों के लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़ और 256 के बाद जो लोग आएंगे उसकी फ़ीस हो जाएगी 300 रुपीज़, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है? आपको स्पेशल डे टू डे गाइडेंस मिलेगा, टारगेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, इंस्टेंट PDF मिलेगी क्लास के बाद। ये वाली PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्लस पर्सनल क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, है ना, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और साथ ही साथ VVI स्टडी मटेरियल जो 1 मार्क्स के जहाँ से प्रश्न आते हैं उसकी PDF जो है समय समय पर एग्जामिनेशन करीब आएंगे तो मैं अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा देखिए कैसे आपको ग्रुप से ज्वाइन करना है। तो ये जो नंबर है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरे पेज की। आप इस नंबर को सेव करके आप इस पर फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से 200 रुपीज़ का पेमेंट कर दें और उसकी एक स्क्रीनशॉट और जिसमें कि एक आपका ट्रांजैक्शन ID हो और साथ ही साथ अपना नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर, है ना, व्हाट्सअप नंबर आप सेंड कर दें। और 24 आवर्स का वेट लगेगा वेरिफिकेशन होने में। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब तो ऑटोमेटिक ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अरबी फारसी। जब मुस्लिम शासक थे उसके समय में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? 54 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो न्यायालय की भाषा थी वो कौन सी थी? अरबी और फारसी थी, है ना। और उसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल जब आया था तो उस समय ये क्या हो गई थी?
अंग्रेजी हो गई थी अंग्रेजों के टाइम में, है ना, अंग्रेजों के टाइम में, है ना, टाइम में क्या थी, अंग्रेजी थी। और उर्दू और जो मुस्लिम शासक थे उसके समय में अरबी और फारसी थी, याद रहेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा के अंदर में? 15, 25, 18, 22। चलिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा आपको। तो जब जब आप आंसर दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देख लो, मुझे 2 मिनट का समय दो, फुल्ली रिवाइज करवा दूंगा, फिर आने वाले जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे। देखिए, हिंदी भाषा में कुल जो है कितनी बोलियां हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 18 बोलियां हैं। ठीक है, ये 18 बोलियां जो है ये कितनी भाषाओं में विभक्त है, तो याद रखिएगा 5 उपभाषा में, 5 उपभाषा में, 5 उपभाषाएं हैं हिंदी के अंदर में। इस 5 उपभाषा के अंदर में टोटल जो है कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं, टोटल 18 बोलियां हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं यहाँ पर। देखो, एक तो है हमारा पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दूसरी जो उपभाषा है वो है आपका, पश्चिमी हुआ तो क्या होगा, पूर्वी हिंदी होगा, सही गेस किया आपने। इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर है वो है हमारा राजस्थानी, क्या है, राजस्थानी। चौथा नंबर पर आ जाता है हमारा क्या, पहाड़ी, क्या आता है, पहाड़ी। और 5वें नंबर पर आ जाता है क्या, हमारा बिहारी, क्या आता है, बिहारी। तो हो गया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, है ना। इन जो 5 उपभाषाएं हैं, इस 5 उपभाषाओं के अंदर में टोटल जो है 18 जो है बोलियां आती है। ठीक है, कुल मिलाकर के कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। ठीक है, 18 बोलियां हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में मैंने एक नोट्स दे रखा है आपके लिए। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंदर में कौन सी आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बांगरू आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। वहीं पूर्वी हिंदी के अंदर में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी जो उपभाषाएं हैं इसके अंदर में मारवाड़ी बोली आती है, मेवाती बोली आती है, जयपुरी आती है और मालवी आती है। पहाड़ी हिंदी के अंदर में गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, हिमाचली आती है। और बिहारी हिंदी के अंदर में भोजपुरी, मैथिली और मगही, है ना। तो बिहारी जो हिंदी है, बिहारी उपभाषा है, इसके अंतर्गत में 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। आगे कई सवाल आएंगे इसी के ऊपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी उपभाषाओं को डैश वर्गों में बांटा गया। अभी भी मैंने कहा कि हिंदी उपभाषा जो है इसको टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर 5 है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नाम याद रहेगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये टोटल 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अभी मैंने आपको लिस्ट बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंदर में 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये देखिए यहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों तो आती है, लेकिन मगही नहीं आती है। मगही जो है बिहारी के अंदर में आती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है ना? पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी बोली है, तो एक ही यहाँ एकमात्र है बघेली। तो ये बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली। तो दोनों तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आयना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जो खड़ी बोली है इसमें आयना को क्या कहा जाता है? शीशा आए नहीं, शीशा या दर्पण, या फिर आया नहीं, हे भगवान, बताइए आयना को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? 59। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा बी, है ना। आयना को खड़ी बोली में शीशा या फिर दर्पण कहा जाता है ना। बहुत खूब। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि खड़ी बोली में नौ के स्थान पर नौ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो खड़ी बोली होती है उसमें नौ के जगह पर हम लोग ये वाला नौ का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि खाना लिखते हैं ना, ऐसे खाना, तो आपको ऐसे खाना नहीं बल्कि कैसे लिखना है, ऐसे खाना लिखना है खड़ी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो है आईना या दर्पण है ना, देख रहे हैं, ये वाला नौ का इस्तेमाल हुआ है ना। इसके अलावा जाना, खाना, अपना, जैसे हम लोग लिखेंगे ना अपना, तो अपना जो लिखेंगे तो खड़ी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे क्या, अपना।
इस तरह से लिखेंगे, याद रखेंगे इसको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली किसकी इकाई है? तो देख लीजिए, बोली जो है वो हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बोली को इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में बोली को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? डायलेक्ट्स। डायलेक्ट जो है वो बोली को कहा जाता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है बोली है। जैसे भोजपुरी, मगही, ब्रज है ना, ब्रज भाषा, ये सब जो है ये आती हैं। तो याद रखिएगा कि बोली की जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है बोली कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? कमरा को खड़ी बोली में क्या बोला जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए, कमरा को खली बोली में कहा जाता है रोएंदार काले रंग का कीड़ा या फिर कंबल, है ना, याद रखेंगे। 61 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कमरा को खली बोली में क्या कहते हैं? तो कमरा को खली बोली में रोएदार काले रंग का कीड़ा या फिर कंबल कहते हैं। और कमरा को खड़ी बोली में रोएदार काले रंग का कीड़ा या कंबल कहते हैं। और सालिग्राम जो है यहाँ पर, है ना, सालिग्राम जो है इसको साला या फिर अर्धांगिनी या भ्राता कहा जाता है। इसके अलावा सांकल, जो द्वार को बंद करने हेतु जो जंजीर होती है ना, जो जिसको छिटकनी बोलते हैं, उसको सांकल कहा जाता है। तो ये थी हमारी खड़ी बोली से रिलेटेड चीज़ें, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहारी सतई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतई कौन से भाषा का काव्य ग्रंथ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। देखिए, बिहारी सतई जो है ये हमारा कौन से भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है बिहारी सती, इसको ध्यान में रखेंगे आप। कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड और मैं आपको दे देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर है हमारा खड़ी बोली, है ना, तो खड़ी बोली के अंतर्गत में क्या क्या आता है? खड़ी बोली में हमारा साकेत आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आ जाता है हमारा कमायनी आ जाता है ना, प्रिय प्रवास आ जाता है, वैदेही आ जाता है। वहीं पर अगर हम अवधि पर आ जाएं तो अवधि में अगर हम लोग देख लें तो रामचरितमानस, है ना, ये अवधि भाषा में है। रामचरितमानस जो है ये जो है रामचरितमानस, ये कौन सी भाषा में है? अवधि भाषा में है। इसके अलावा जो है पद्मावत है, मृगवाती है, माधुमालती है, हंसावली है, ये सब जो है अवधि भाषा के अंतर्गत में आती है। तो याद रखिएगा, ये जो अवधि भाषा के अंतर्गत काव्य ग्रंथ हैं उनके नाम भी आप याद रखिएगा, आगे आने वाले सवाल में आएंगे भी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंदर में अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी हिंदी के बारे में बताया था, तो बता दीजिए पश्चिमी हिंदी के अंदर में कौन कौन नहीं आता है। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंदर में जो पहले आता है, पहले उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है बुंदेली। क्या आता है? बुंदेली आता है। इसके अलावा कन्नौजी आता है, ठीक है, याद रहेगा, कन्नौजी आता है। कन्नौजी के बाद अगर हम आपको कहें तो जिसको बोलते हैं ना बांगरू, ये हरियाणवी है, तो बांगरू आती है। इसके अलावा जो है बुंदेली तो मैंने आपको लिखा ही दिया है ना, तो बांगरू हो गई। और एक और है जो इसको खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली भी हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी बोली नहीं आती है, तो आप इससे मैच कर लीजिए एक बार। बुंदेली आती है ना। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, दो ऑप्शन में एक छत्तीसगढ़ी दिया हुआ है, तो आंसर हमारा 63 का क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं? टोटल कितनी बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर में? तो याद रखिएगा कि जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत में टोटल जो है 5 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं, याद रहेगा। खड़ी बोली नंबर 1, ब्रज भाषा नंबर 2, कन्नौजी नंबर 3, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं नंबर 4 और बुंदेली नंबर 5। टोटल जो है 5 बोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी जो है वो किसकी उपबोली है? तो याद रखिएगा कि बनारसी जो है ना, ये बुंदेली की उपबोली है। किसकी है? बुंदेली की उपबोली है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, बनारसी जो है बुंदेली की उपबोली है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधी भाषा का उपबंध किससे है? पैसाची से, ब्राचड़ से, मगही से, सौर सैनी से। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? 66 में देखिए, सिंधी भाषा का जो ये है वो हमारा किससे है? ब्राचड़ से है। तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से है। तो यहाँ पर 66 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उतारण को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उतारण को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा 67 में।
देखिए उतारण को खड़ी बोली में कहते हैं क्या, पहना हुआ या पहनकर फेंका गया जूठन वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मतपत्र परिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। मतपत्र चुनाव से रिलेटेड है, तो ये किस में बोला जाता है, तो ये प्रशासन से रिलेटेड है। यहाँ पर जिनका आंसर ए है प्रशासन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, बताइए। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, 69। देखिए औचट को खड़ी बोली में कहते हैं आवश्यकता से ज़्यादा, तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। और खड़ी बोली की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो शब्दों का आकारांत होना है। ठीक है, जैसे आना, खोट्टा, लोट्टा ऐसा बोलते हैं ना, ये सब जो है खड़ी बोली से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर मलिक शब्द जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप को अपनाया था 70 नंबर में। चलिए आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा को सरल और साधारण रूप अपनाया था, अवधी भाषा का। और इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सब जो है मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है। और अवधी भाषा के कुछ रचनाकार का भी नाम याद रख लीजिए, वंशीधर शुक्ल है ना, गोरक्षनाथ जो हैं वो अवधी भाषा से रिलेटेड हैं। और ब्रज भाषा के अंदर में अमीर खुसरू है ना, याद रखिए बहुत फेमस है ब्रज भाषा में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, सॉरी, ठीक है, देख लीजिए ब्रज भाषा से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका ब्रज भाषा के अंदर में आपका देखिए अमीर खुसरू आ गया। अमीर खुसरू ये ब्रज भाषा से रिलेटेड थे। इसके अलावा आपका जो है मलुक दास हैं, केशव दास हैं, नाभा दास हैं, धानानंद हैं। धानानंद का भी नाम याद रखिए आप, धानानंद, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमीर खुसरू कौन से भाषा से थे, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा से रिलेटेड थे, ब्रज भाषा के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। जो सूरदास और नंददास ने अपनी काव्य रचनाएं लिखी थी उसकी भाषाएं क्या थी 71 में। देखिए उसकी भाषाएं थी ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास ने अपनी काव्य रचनाएं लिखी थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ले लिया था कि औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, जोरदार कहा जाता है। ठीक है, तो जिनका आंसर यहाँ ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया है 74 में, तो याद रखिएगा पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये किस भाषा से रिलेटेड थे, अवधी भाषा से रिलेटेड थे, है ना। इसके अलावा ब्रज भाषा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ब्रज जो है ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में इस भाषा का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। और फारसी जो है ये कहाँ की भाषा है, आपको पता ही है, फारसी जो है ये हमारी ईरान की भाषा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर है सूरसागर किस भाषा की कृति है। सूरसागर किस भाषा की कृति है, जल्दी बताइए 75 में। देखिए सूरसागर जो है ये हमारा किससे रिलेटेड है, ब्रज भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, सूरसागर ब्रज भाषा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अंधियार को खड़ी बोली में कहा जाता है क्या, अंधेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है 86 नंबर में, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर 86 में कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिहारी में क्या था, भोजपुरी भी था, मगही भी था और मैथिली भी था, बस एक जयपुरी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जयपुरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली कौन से भाषा से निकली है, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। तो याद रखिएगा जो खड़ी बोली है वो हमारा निकला है किससे, पश्चिमी हिंदी से। याद रहेगा पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली जो है वो निकली है। और खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो क्या है, कौरवी है। चलते हैं आगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है 92 नंबर में।
हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आंसर क्या होगा? सौरसैनी। आंसर क्या होगा? सौरसैनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? 95 में आंसर हो जाएगा सी, वैदिक संस्कृति, है ना। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तो आंसर होगा वैदिक संस्कृति, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। देखिए, बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हमारा क्या है? मगही, मैथिली और भोजपुरी है, ठीक है। बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं इसमें, मगही, मैथिली और भोजपुरी है, इसको याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ही आपको करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। तो देखिए, दिए हुए ऑप्शंस में जो जयपुरी है वो हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश की नहीं है। बाकी कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली तीनों जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। एक बार अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, है ना। आप लोग लाइक पर रुक गए हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक काफ़ी कम है। तो अगर लग रहा है कि हाँ, जो हमारा इफ़ोर्ट्स है, जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर ये अच्छा लग रहा है आपको और वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल है, क्योंकि देखिए सामान्य हिंदी जो है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। यूपीपीएससी अगर आप हिंदी क्लियर कर लेते हो तो यूपीपीएससी में वो आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा हिंदी का महत्व आप समझिए यूजीसी नेट में काफ़ी ज़्यादा है। हिंदी का महत्व जो आप सीटेट दोगे ना, बिहार बीएड के बाद, यूपी बीएड के बाद, कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बड़े डिटेल से हिंदी की महत्ता को देखते हुए आपको हो सकता है कि 50% की ज़रूरत हो, मैं यहाँ पर 100% करवा रहा हूँ, सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और फ्यूचर के लिए भी आपका हिंदी जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जब आधा घंटा पढ़ना ही है डेली हिंदी, तो क्यों ना अच्छे से पढ़ें हम लोग, ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में जा करके देखें। देखिए, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश का नहीं है ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली इसमें नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, ये जो मेवाती है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। मेवाती जो है ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। और जबकि इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारा कन्नौजी जो दिया हुआ है, भोजपुरी, है ना, और ब्रज, ये सब उत्तर प्रदेश में बोलने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। इसके अलावा देखिए, बिहारी क्या है? बिहारी में आप जानते हैं कि बिहारी में हमारा 3 प्रमुख है। एक तो भोजपुरी है और दूसरा जो है मगही है, तीसरा मैथिली है, ठीक है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, BMM। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? दिए हुए ऑप्शंस में बता दीजिए जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है। यहाँ पर आंसर जिनका जिनका आ रहा है सी, अवधी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी हिंदी के अंदर में याद रखिएगा कि अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, ये कौन सी बोली में है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जल्दी से बता दीजिए। ये सब पूछे गए सवाल हैं, जो कई हजार बार पूछे गए सवाल हैं। तो हरियाणा पुलिस के अंदर में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर में पूछा गया है, रामचरितमानस की जो बोली है वो कौन सी, साहित्यिक रचना जो है वो कौन सी बोली में है। चलिए, जैसा कि उम्मीद था आप लोगों ने दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवधी में, है ना। तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस, तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, ये अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। और अवधी में देखिए क्या क्या है, जैसे जायसी, है ना, ये पद्मावत ने लिखा था, उस्मान ने चित्रवाली लिखी थी और कुतुबन ने मृगावती लिखी थी, ये भी याद रखिएगा आप, रचनाकार हैं ये लोग। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI सवाल है, अगर खड़ी बोली से उठाया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा, लल्लू लाल ने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा B नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आहवट भाषा से तात्पर्य क्या है? पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट कराया था हिंदी का, है ना, वो भी देख लें। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वहाँ से वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट था वो लेक्चर भी। तो आहवट के बारे में उसमें बताया था। आहवट भाषा से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताइए।
देखिए आहवट भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो आहवट भाषा जो है ये ग्रामीण अपभ्रंश की भाषा है, याद रहेगा आपको, ग्रामीण अपभ्रंश की भाषा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर 40 के 40 सवाल, उसको हम लोगों ने बड़ी आसानी से खेल खेल में कर लिया। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए कैसे आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट आपको मिलेगी, कब जो है आने वाली है क्लास, उसकी पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। ये सब कुछ टेलीग्राम पर मिलने वाला है आपको। पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर टेलीग्राम में आपको मिलता रहेगा। देखिए बीएड 2022 वाली ग्रुप है, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे इसको सर्च करेंगे ये ग्रुप मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ड्रीम सेवक आईएएस का जो ये चैनल है ये भी फ्री है। हर एक अपडेट, हर एक कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा आपके एडमिशन से लेकर के, इसके अलावा जब आप सीटेट दोगे तो सीटेट की भी एक नई चैनल आ गई है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, 1-2 दिनों में करवा दूंगा। बिल्कुल चैनल बन करके तैयार है, आप गूगल पे सर्च कर लो ड्रीम सेवक सीटेट, जहाँ पर आईएएस लगाते हैं ना वहाँ सीटेट लगा लो, आपको वो वाली चैनल मिल जाएगी देखने को। तो सीटेट को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रतिबद्ध हैं और काफ़ी सीरियस हैं कि जैसे आप लोगों की एडमिशन हो जाती है बीएड में और उसके बाद हम लोग सीटेट का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे ताकि अच्छे मार्क्स से, हाईएस्ट मार्क्स से आप सीटेट जो है क्वालिफाई कर सको। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही आप सीटेट में बैठ सकते हो। तो जैसे फर्स्ट ईयर का आपका बीएड का एग्जामिनेशन होगा, आप सीटेट दे सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट डे से ही तैयारी करेंगे, जैसे एडमिशन हो जाएगा सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे आपके लिए। देखिए ड्रीम सेवक आईएएस हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो एक बार इसको जा करके हर जगह ड्रीम सेवक एक बार लिखें और जादू को देख लें आप। और ये हमारा टाइम टेबल है जैसा कि आपको पहले से पता है। मिलते हैं फिर थोड़ी ही देर में, 15 मिनट के बाद जो है आपको 20 मिनट के बाद 7 बजे से जो है ये क्लास दूसरी वाली जीके जीएस की आ रही है। डोंट फॉरगेट उस क्लास को ज़रूर देखें, बहुत बेहतरीन क्लास है। उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज।